बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये पाकिस्तान में करप्शन के मामला तो रुकते ही नहीं कभी भी, लेकिन कोरोना वायरस के जो फंड्स थे उनके अंदर भी बड़े पैमाने पे करप्शन का जो है वो अंदेशा था और वो साबित हुआ, और उसके अंदर कुछ खबरें आई हैं। अब एक रिपोर्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कोरोना पैकेज पर अरबों की बेज़ाब्तियाँ और मुर्दा अफराद के अकाउंट से रकूम निकलवाने का इंकशाफ। यानी ये सारा कुछ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और मुर्दा लोगों के पैसे पहले भी निकलवाए जाते थे, अब भी निकलवाए गए हैं, और कोई चेक एंड बैलेंस हुकूमत अच्छे तरीके से रखने में कामयाब नहीं हुई। इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, सारे फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ, और इस पर हुकूमत पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद इसके लिए जवाबदेह होंगे, क्योंकि लोगों को उन्होंने चुना था, पॉलिसी उनकी थी और उन्होंने इसको आगे बढ़ाना था। अगर इसमें करप्शन हो रही है तो वो इसमें ज़िम्मेदार हैं। उनको ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए ये सारा पैसा वसूलना पड़ेगा उन लोगों से। नंबर एक ये है, कोरोना अखराजात से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए कोरोना पैकेज में 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ये 40 अरब रुपए कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। अच्छा, ये करप्शन नहीं लिखा है इन्होंने, बेज़ाब्तियाँ लिखी हैं। यानी इन पैसों को जिस तरीके से खर्च किया जाना चाहिए था उस तरीके से खर्च नहीं किया गया, और ये पैसे जो हैं इनमें बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, बेकायदगियाँ हुई हैं। करप्शन का वर्ड ऑडिटर जनरल ने इस्तेमाल नहीं किया, माजी में वो करप्शन का भी करते रहे हैं। समा न्यूज़ के मुताबिक ऑडिट हुकाम का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान वफात पाने वाले 140 अफराद के बैंक अकाउंट से जाली बायोमेट्रिक के जरिए से, फ्रॉड के जरिए से 16 लाख रुपए से ज़ायद की रकम निकलवाई गई है। अब ये 40 अरब रुपए में से 16 लाख का ये फ्रॉड ऐसा है कि जिसको हाईलाइट किया गया है, और ये 16 लाख रुपए वैसे तो अमाउंट कुछ नहीं है, लेकिन पता चलना चाहिए कौन लोग हैं और इनके बारे में कार्रवाई क्या हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जाल साजों ने वफात पाने वालों के नाम पर 16,80,000 रुपए की कोरोना इमदाद वसूल की है। BISP हुकाम का कहना है कि 5 केसेस तहकीकात के लिए FIA को भिजवा दिए गए हैं। 2 केसेस का सुराग नहीं मिल सका, जबकि दीगर पर जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जालसाजों ने वफात पाने वालों के नाम पर 16,80,000 रुपए की कोरोना इमदाद वसूल कर ली है। BISP हुकाम का कहना है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला जो है इनका, इसको डाटा ही जाली था और बहुत फ्रॉड किया हुआ था इसके अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से ही बहुत सारे अफसरान भी, बहुत सारे ऐसे लोग जो हकदार नहीं भी हैं, वो भी कई ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर मल्टीपल टाइम जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं, वो लोग भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेते रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि 5 केसेस तहकीकात के लिए FIA को भिजवाए हैं और बाकी 2 का सुराग नहीं मिल रहा, दीगर पर जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, और जालसाजी में रकम वसूल करने वालों से रिकवरी की जाए, ये सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अशिया की खरीदारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी और माली बदइंतज़ामी पाई गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ ये पुरानी चली आ रही हैं, ये वो साथ साथ शामिल हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मेयारी आटे की खरीदारी समेत 5.2 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। यूटिलिटी स्टोर पे और भी बहुत सारी खबरें हैं, और यहाँ पे जो इंतज़ामिया रही है गुज़िश्ता चंद सालों में, उन्होंने इस इदारे को कोई अच्छे तरीके से नहीं चलाया। ये हमेशा से करप्शन का गढ़ था, और यहाँ पे दोबारा उन्होंने पैसा बनाया है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है। जबकि NDMA में ये एक नया इदारा था, और NDMA में क्योंकि असद उमर साहब थे, एक जनरल साहब थे, बाकी कुछ और लोग मौजूद थे, तो सूबों की भी क़यादत इसके अंदर मौजूद थी, और ये मिलकर फैसले करते थे पाकिस्तान के हवाले से, बड़े अहम फैसले कि कोविड से कैसे निपटना है। तो NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसमें 4.8 अरब रुपए के अखराजात में कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। यानी उन्होंने 4.8 लगभग 5 अरब रुपए का ऐसा सामान लिया है जिसमें कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, करप्शन नहीं की। हो सकता है कुछ चीज़ें खरीदते हुए उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने जो कवानीन हैं मौजूद हैं जिनके मुताबिक चीज़ें खरीदी जाती हैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, तो ये इसके अंदर 4.8 अरब रुपए की है। अब ये एक बड़ा क्रेडिबिलिटी का मामला है हुकूमत की, इसको भी क्लियर करवा के दे। रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वबा के दौरान खरीदी गई एशिया की तरसील में इदारों ने ताख़ीर की और हुकूमती गारंटीज़ के बगैर सप्लायर्स को पेशगी अदायगियाँ की गई। ये गलत है जी। वो इसलिए है कि कोरोना में एक एमरजेंसी थी, पूरी दुनिया से
सामान मंगाने के लिए लोग पैसे लिए लिए फिर रहे थे, लोग कैश में पेमेंट करना चाह रहे थे, पैसा लिए फिर रहे थे, सामान नहीं मिल रहा था 2019-20 में, जिनको याद है। और 2020 तो एक ऐसा साल था कि जहां पे पैसा मौजूद था, चीज़ें मौजूद नहीं थी, ख़ासतौर पे मेडिसिन, ख़ासतौर पे वैक्सीन्स, ख़ासतौर पे जो आपके ये हैं सारे जिसको आप कहते हैं वेंटिलेटर्स और मेडिकल इक्विपमेंट, ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में वो मार्जिन दिया जाएगा कि ये अगर उजलत में ख़रीदी गई हैं, कुछ रूल्स बाईपास हुए हैं, तो फिर ये पैसे का हिसाब शायद ना दिया जाए। लेकिन सरकारी मुलाजमीन, बीमाशुदा अफराद और OIB पेंशनर्स में रकूम की तकसीम में खामियों का इंकशाफ हुआ है। यानी ये पैसा भी खामियां इसमें लिखा है, ये नहीं लिखा कि पैसा लोग खा गए हैं। चीन से सामान की खरीदारी में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। उस वक्त चीन पूरी दुनिया की आंखों का तारा बना हुआ था, चीन से पूरी दुनिया सामान लेना चाह रही थी और सामान मिल नहीं रहा था, तो लोग पैसा लिए लिए फिर रहे थे, यूरोप से ऑर्डर्स आ रहे थे और चाइना ने कमाल मेहरबानी करते हुए पाकिस्तान को तमाम रूल्स तोड़ के अपने कवानीन के खिलाफ जाते हुए चाइना ने पाकिस्तान को प्रायोरिटी के ऊपर सामान मुहैया किया था। तो फिर उसकी पेमेंट के लिए पाकिस्तान ने भी रूल्स तोड़े कि जी आप सामान दें, हमें सामान चाहिए, पैसे हम आपको अभी देते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, यानी कुछ मुर्दा लोगों के नामों पे जो पैसे निकाले गए हैं वो बहुत छोटी रकम बनती है, उसको भी देखा जाना चाहिए। और दूसरा जो यूटिलिटी स्टोर का मामला है, इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्योंकि रिलीफ देते हैं जब भी वो, तो इन स्टोर्स को इस्तेमाल करते हैं। साबका हुकूमतें भी करती थी, लेकिन इसमें करप्शन बहुत होती है, लिहाजा इसको गौर से देखने की ज़रूरत है। एक और ख़बर है जो करप्शन से मुताल्लिक है इसी हुकूमत में, और ये खबर जिस तरह से छपी है वो बड़ी तकलीफ दे है और मेरे ख्याल में इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ज़ाती तौर पे इंक्वायरी करनी चाहिए। ऐसे अल्ले तल्ले और मौजे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दौरों में नहीं होती जो यहाँ पे रिपोर्ट हो रही हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने ग्लासगो में एक COP26 कॉन्फ्रेंस हुई है थोड़ा अर्सा पहले, जिसमें पाकिस्तानी वफद भी गया था। 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे में करप्शन और माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी और थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म दे दिया है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने। कायमा कमेटी बराए मौसमाती तब्दीली का इजलास डॉक्टर मुनज़्ज़ा हसन की सरबराही में हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं, ये अटक से हैं, मेजर रिटायर ताहिर सादिक, उन्होंने अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मेरी इत्तला के मुताबिक मेजर साहब आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इनकी जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उसके बाद से अब तक इमरान खान साहब से एक आप समझ लें मुखालफत चल रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब यहाँ पे ये 2 सीटें जीते थे मेजर साहब, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि एक आप छोड़ दें, वहाँ से मैं मलक अमीन असलम को इलेक्शन लड़ाना चाहता हूँ। तो मलक अमीन असलम जहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मेजर साहब ने वो सीट नहीं छोड़ी और पार्टी का हुक्म ना मानते हुए दूसरी सीट छोड़ दी, तो और वो सीट फिर बाद में हार भी गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो जानबूझकर मेजर साहब ने सीट हरवाई थी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे साथ वफा नहीं की गई, मेजर साहब भी कहते हैं, तहरीक इंसाफ भी कहती है। लेकिन मलक अमीन असलम से इनका बहुत पुराना फड्डा है, जो 10 बिलियन ट्री सुनामी के इंचार्ज हैं, और मलक अमीन असलम से इनकी इलाकाई सियासत पे मुखालफत है। तो ये क्योंकि 10 बिलियन ट्री सुनामी मलक अमीन असलम के साथ जुड़ता है, तो मेजर ताहिर सादिक साहब का यहाँ पे एतराज़ करना कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा कि बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है, लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े सीरियस हैं। उन्होंने कहा कि $35 लाख के फंड्स हड़प किए गए हैं इस मनसूबे की मद में, और जरताज गुल वजीर को भी उन्होंने कहा मैं मौरद इल्ज़ाम ठहराऊंगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौसमियाती तब्दीली पर ग्लासगो में होने वाली COP26 कॉन्फ्रेंस में सरकारी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी अफसरान अपने अहल खाना, पोतों, नवासियों को सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क लेकर गए, जहां होटल का एक रात का किराया फी कमरा 700 पाउंड यानी पाकिस्तानी ये बनते हैं 1,65,000 रुपए, इतना था। अब ये तो बड़ा जुल्म है। अगर तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो खुद अपने अहल खाना को, रिश्तेदारों को नहीं लेकर जा रहे बाहर दौरों पे, इवन उन्होंने सहाफ़ियों को ले जाने से मना कर दिया है, हत्ता कि वो वजीरों को ये कहते रहे हैं कि अगर जाना है तो अपना खर्चा खुद उठाओ। तो यहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेसी जा रही है, अपने नवासियों को लेकर जा रही है, अपने पोते पोतियों को लेकर जा रही है, अपने रिश्तेदारों को लेकर जा रही है, तो ऐसे में और इतने महंगे होटलों में, इतने महंगे और बड़े होटलों के अंदर जहाँ पे 700 पाउंड्स का एक रात का किराया है,
तो ऐसी जगहों पे जाके ठहराना ये पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके ऊपर इमरान खान साहब को इंक्वायरी करनी चाहिए। अगर ताहिर सादिक साहब झूठे हैं तो फिर हकायक को सामने लेकर आए, और अगर वो सच्चे हैं तो फिर इनको निशान इबरत बनाए, क्योंकि अगर 3-4 साल इमरान खान साहब ने ये नहीं किया तो फिर किसी और को भी ये हक नहीं पहुंचता कि जो चीज़ वज़ीर आज़म अपने लिए पसंद नहीं कर रहा वो चीज़ें ये ब्यूरोक्रेट या अशराफिया जो है वो अपने लिए करती फिरे। यहाँ एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि कुछ वकला चले गए थे अदालत में और उन्होंने जाके कहा कि साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है ये जो आई है, लीक हुई है इस मामले के ऊपर, और जल्दबाजी में चले गए थे। उनको बाद में पता चला होगा मेरे ख्याल में सारी सूरत हाल का कि तो जाली थी, लेकिन वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देना है तो कहीं ना कहीं से लोग निकल आते हैं। तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर साकिब निसार को बुलाएं, सबको बुलाएं और इस मामले को उठाएं। इसमें बड़ी दिलचस्पी आज मैं खबर में ले रहा था, और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल तब बन गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल से इसके काबिल समात है या नहीं, इस बारे में मावनत तलब कर ली है। साथ ही उन्होंने रिमार्क्स दिए कि टेप जिनके केसेस से मुताल्लिक है उन्होंने मामला अदालत में लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी ये अब अदालत भी कह रही है कि जनाब अगर ये टेप आपको फ़ायदा दे रही है, शरीफ ख़ानदान के केसेस से मुताल्लिक ये टेप है, शरीफ ख़ानदान को तो ये टेप आने के बाद रेस्क्यू मिल गया है और वो बच सकते हैं इस टेप के आने के बाद, लिहाजा शरीफ ख़ानदान को इस टेप को लेकर खुद दिलचस्पी दिखानी चाहिए और अदालत में आना चाहिए। वो तो दिलचस्पी दिखा नहीं रहे, तो फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कौन है? मामला यह है कि शरीफ ख़ानदान को यह पता था कि जाली टेप है, उन्होंने इसको सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए लेकर आए थे, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोग संजीदा हो गए और इसके ऊपर अदालत में भी चले गए और शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अदालत ने कहा जनाब वो फरीक खुद ही नहीं आना चाह रहा जिनके केस है, वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहा जिसको इसका फ़ायदा है, तो आप किधर से आ गए? और फिर अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि जनाब इसके ऊपर आप अपनी राय लेकर आ जाएं। एक और बड़ी खबर है और अहम खबर है, ये तो इंकशाफ है, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि मेरा अपना जो हल्का है जहां मैं लाहौर में रहता हूं, GNN का जो ऑफिस है वो उसी हल्के में है जहां पे जमशेद इकबाल चीमा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त इसी हल्के में अब तो नहीं लड़ रहे, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। वहां से अब PMLN की कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, परवेज़ मलिक साहब की मरहूम की अहलिया, और दूसरी जानिब गिल साहब हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब ये NA 133 है। यहाँ ये जो वीडियोज़ आई हैं ना पैसा देने की और नाम लिखने की और उनके ID कार्ड चेक करने की और अपनी अपनी किताब के ऊपर हलफ लेने की, यानी जो मुसलमान है उससे कुरान पाक पे हलफ लिया जा रहा है और जो क्रिश्चियन हैं उनसे बाइबल पे हलफ लिया जा रहा है कि आप किताब पे हाथ रख के हलफ दें कि आप 5 दिसंबर को जब वोट डालने के लिए आएंगे तो फिर आप शेर के ऊपर मोहर लगाएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की भी कुछ वीडियोज़ आई हैं। इन वीडियोज़ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इल्ज़ामात साबित होने पर NA 133 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी हो सकता है। यानी इस इंतखाब में से एक बड़ा प्लेयर बाहर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी गुड्डी बनी और उन्होंने ज़्यादा तेज़ी से इलेक्शन लड़ना शुरू किया। तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुन को कहा कि 5 तारीख को आप अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें और आपने वोट नहीं डालना, ताकि इस इलेक्शन में क्योंकि हमारा कैंडिडेट ही नहीं है तो हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेंगे PMLN के मुकाबले में, लिहाजा इन दोनों को आपस में लड़ने दें। वो दोनों पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं और पैसा भी खर्च हो रहा है। अब ये वीडियोस आने के बाद अगर ये इलेक्शन मुलतवी हो जाता है तो फिर दोबारा कागजात नामजदगी जमा होंगे, और अगर दोबारा कागजात नामजदगी जमा हुए तो फिर जमशेद इकबाल साहब के पास क्या दोबारा मौका होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के तौर पे इस हल्के में फिर MNA का इलेक्शन लड़ने आ जाएं? तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आने वाले दिनों में पैदा हो सकती है। लेकिन एक बड़ी मजे की चीज़ है जो मुझे अब पता चली है, वो ये है कि ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि अब PMLN तैयारी कर रही है जाली वीडियो बनाने की। यानी वीडियो का कारोबार तो कमाल करती है ये पार्टी। अब वो एक जाली वीडियोस बनाने जा रहे हैं जिनके अंदर वो रिश्वत देंगे लोगों को कि आपने नून लीग को ही वोट देना है। उनको ये वीडियो बनाने का क्या फायदा होगा? क्योंकि इससे पहले जो वीडियोस आई हैं वो वीडियोस बहुत कुछ बेनकाब कर रही हैं, उन पर इंक्वायरी हो रही है। लेकिन जब जाली वीडियो आएगी और जाली वीडियो के ऊपर इंक्वायरी होगी तो बंदे निकलेंगे, कोई शादरे का निकलेगा, कोई कहीं का निकलेगा, कोई कहीं का निकलेगा। और वो जो जाली वीडियोस हैं उनके बंदे क्योंकि हल्के के होंगे नहीं, और जिनको वोट बेचा जा रहा है वो बंदे भी, जिनका खरीदा जा रहा है वो बंदे भी हल्के के नहीं होंगे,
लिहाजा ये सारा मामला जो है ना, इसको मशकूक बना दिया जाएगा और असली वीडियोस के ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिया जाएगा कि जनाब ये देखें, ये वीडियो तो पता नहीं कौन बना के हमारी जो है वायरल करता चला जा रहा है। ये एक पैंतरा है जो आने वाले दिनों में चला जा सकता है और इसके लिए वहां पे तैयारी भी हो रही थी। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, मैंने आप तक पहुंचा दी है। बहरहाल वीडियोस के तो ये मास्टर हैं, लेट्स सी अब कौन सी वीडियो बनाते हैं। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।